नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप डी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, इसके लिए जो मैथ का एक प्रैक्टिस सेट है वो है 6ठे नंबर का। इससे पहले जो 5 नंबर का आपका जो प्रैक्टिस सेट हुआ था वो अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं आपका ड्राइवर का और स्टेनोग्राफर का, तो उसके बेस्ड पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे संभावित हो सकते थे उनको मैंने वहाँ पर शामिल किया था। उसी तरीके से ये आपका जो है 6ठा सेट भी है। इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट रिवीजन नए फॉर्मूले पर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इसको करके जरूर जाना है, कई बार करके जाना है, ठीक है, जिससे कि आपको वहाँ पर अच्छी खासी मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो आज का प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में कह रहा है कि वह संख्या चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है इसके स्थान पर आए या उसको प्रतिस्थापित करे। कहने का मतलब ये है कि ये जो 38 के बाद में जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखो, इससे पहले जो हमने आपको सेट करवाया था उसमें हमने बताया था एक नॉर्मल वे में कि जब सीरीज चलती है किस तरीके से, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। मैंने वहाँ पर कहा था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लीप करती हैं, यानी कि एक को छोड़ करके एक, ठीक है, कूदने जैसी बात यहाँ पर होती है। तो देखो यहाँ पर 51 से 44 जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर घटा, फिर तो 44 के बाद ये बढ़ गया। तो इस तरीके से ना सॉल्व करें, अगर हम इसको इस तरीके से देखें 51 से 49, 49 से 47, 47 से 45 और 45 से ये, ऐसे देखें तो देखो क्या हो रहा है, प्रॉपर वे में ये घट रहा है। कितना घट रहा है, देखो ये कितना घटा, आपका 2 घट गया, यानी कि -2। इधर भी आपका 2 घट रहा है, फिर इधर 2 घट रहा है, तो इस तरीके से -2 हो रहा है। अब ऊपर वाली सीरीज में देखते हैं, इसमें देखते हैं 44 से 42 2 घटा, 42 से कितना आपका जो 40 से 2 घटा, ठीक है, और 40 से ये घटा 2, तो यानी कि 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम यहाँ 45 से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, हाँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे हमें आएगा 43 हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो विकल्प सी कौन सा, 43, विकल्प सी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस तरीके से दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित को हमें हल करना है। अब ये वाला जो इस तरीके का जो फॉर्मेट है 2:3:6 का बार, ठीक है, या 3:0:5 या 4 अनुपात या पॉइंट आपका 3:3, वो भी क्या लगा है, बार। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, और इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आप इन जो क्वेश्चन है इनको कैसे डील करोगे, तो इनको डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जितनी इधर वाली जो संख्या लिखी है बाहर, इसको प्लस कर लेते हैं, और जितने इधर बचे हैं उनके नीचे क्या कर लेते हैं, हम 9 कर लेते हैं। जितना मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उसके नीचे 9 कर लेते हैं। तो इस फॉर्मेट को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले उसे देखते हैं, लिखने का तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है 2, तो इसको हमने लिख लिया, यहाँ पर 2 प्लस का कर लिया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 3:6 दशमलव के बाद, हमने ऊपर 3:6 कर लिया, नीचे बार लगा है 2 संख्या के बाद, तो हमने यहाँ पर 2:9 लिख लिया, ठीक है, 2 बार हमने 9:9 कर लिया, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब आगे का क्या दिया, माइनस लगा है, फिर उसके अंदर उसके बाद में लिखा हुआ 3, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर कर लिया 3, ठीक है। फिर लिखा हुआ है प्लस, हम यहाँ पे 3 को जोड़ेंगे और ऊपर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 33 कर लिया हमने, और उसके नीचे हमने 3 के मतलब 2 नंबर हैं, 3 नहीं, इस वाले जो नंबर है यहाँ पर, माफ करना, जो ई वाला नंबर यहाँ पर दिया गया है इसमें आपका जो है 3 में ये 0,5 हो जाएगा, ठीक है, 0 और 5। तो इसके नीचे हमने क्या कर लिया, 2 बार 9 लिख लिया, ये कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे दिया है प्लस का साइन, फिर हमने यहाँ पर 4 जोड़ते हैं, और 3 जो यहाँ नीचे लिखा हुआ लास्ट वाले में, इसके नीचे हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का एक और सही सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो जिनके आगे पीछे कुछ नहीं, इनको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, 2 लिख लिया, फिर हमने जब ये माइनस ओपन हो तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो हमने यहाँ पर 3 का माइनस कर लिया, ठीक है, प्लस उधर का 4 ऐड कर लिया, हमने इतना काम कर लिया, ठीक है, बीच में ऐड का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर है ये 36/99, ठीक है, प्लस का है 36/99 कर लिया हमने। अब ये देखो इधर माइनस का साइन लगा हुआ है ये वाला, जब इसको ओपन होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस रखना है, और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है प्लस का साइन, और फिर दिया है 33/99। जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करोगे 2 4, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 से 3 घटाओगे, आपका माइनस का 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस और बाकी ऊपर वाले को जोड़ोगे तो हो जाएगा 64/99, ठीक है। फिर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो सही, जब देखो आप इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये 99 को जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये कटेगा, तो जब कट के बने क्या बनेगा 0.64 0.64 0.64 इस तरीके से आएगा। तो क्या करना है, ये चीज़ बार बार आ रही है, तो बार बार जब चीज़ें आए तो उसके ऊपर आपको क्या लगा देना है, देखो बार लगा देना है। आपने बार लगा दिया तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 3 और ये पॉइंट और ये 6 4 के ऊपर बार। देखो आपका जो आंसर पूछे गए हैं वो सब बार में पूछे गए हैं, देखो है ना। तो इस तरीके से इसको कैसे डील करोगे मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए वाला जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया गया है कि दो धनात्मक संख्याएं, उनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है, और उनका जो महत्तम समापवर्तक दिया गया है ना वो नहीं दिया गया। उनका हमें गुणनफल दिया गया है कितना, 72 दिया गया है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन संख्याओं में जो है 6 का अंतर है। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, मासा, ठीक है, और गुणे लासा। इसमें इस फॉर्मूले पर रख करके इस तरीके से कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसी बेस्ड पे आपके क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, अधिकतर। अब यहाँ पर पहली संख्या जो दी गई है हमें नहीं दी गई तो हम मान लेते हैं x। ठीक है, दूसरी संख्या की क्या दी गई कि इन संख्याओं में अंतर 6 का है। दूसरी संख्या में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना अंतर हो गया, अंतर 6 का हो गया। अब बराबर यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि इनका अंतर दिया गया है, मतलब इनका जो मासा दिया गया है वो क्या है, मासा और लासा का वो दिया गया है गुणनफल। तो बराबर कर लिया, मासा और लासा गुणनफल कितना हो गया, 72 हो गया। अब ये क्या हो गया, आपस में गुणनफल हो गया, हो जाएगा इनका। तो क्या होगा, x² हो जाएगा प्लस 6x बराबर 72 हो जाएगा। अब जब इस 72 को इधर लेकर के आएंगे तो क्या कर लें, x² प्लस 6x माइनस 72 हो जाएगा, है ना, ये माइनस का 72 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 7 और 2 इक्वल्स टू इधर 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 12x लिख सकते हैं माइनस 6x, ये ठीक है, और ये x² प्लस का कर दिया। देखो जो 6x ऊपर लिखा वही तो लिखा हुआ है। अब हमने ब्रेक कर लिया और ये कितना इधर लिख देते हैं 72। जब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेकर के जब सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा, ये वाली इक्वेशन होगी। अब देखो यहाँ पर ये दिया है माइनस, इधर माइनस दे दिया तो हमने ले लिया माइनस का, ले लिया 6 ले लिया, तो माइनस माइनस अंदर क्या बचेगा, अगले वाली इक्वेशन में 6 बचेगा, मतलब x बचेगा और आपका प्लस का 12 बचेगा। तो आपने देखा कि यहाँ x की कितनी वैल्यू आ रही है, x बराबर क्या आ रहा है, माइनस का जो 12 तो आपका क्या आएगा, माइनस का ये देखो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का नहीं ये प्लस का हो जाएगा, तो आपका माइनस का ये 12 होगा। ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, वो भी प्लस की। तो किसी की वैल्यू यहाँ पर जो कहें तो वो माइनस में तो हो नहीं सकती, यानी कि जो आपका x बराबर निकल करके आएगा वो 6 उत्तर हो जाएगा, यानी कि कोई 6 हो जाए। अब यहाँ पर x की जगह पर हम 6 रख लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, x की जगह पर 6 और प्लस 6, तो 6 3 6 6 3 12, यानी कि विकल्प सी जो है आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 18 जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो देख लिया आपने जो गुणनखंड था उस तरीके से। अगर मान लो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, या तुक्का मारना चाहते हो, आपके पास समय कम है, तब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ठीक है, उस चीज़ को हम देखते बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 6 दिया गया। अब देखो पहली संख्या दूसरे बीच की संख्या का अंतर 6 तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 6 12 तो अपने आप में ऐसे हो रहा है। ठीक है, और 24 थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो अब तुक्का मानना चाहो तो इस तरीके से भी ये वाला विकल्प कर सकते हैं। और बाकी देखो 12 छंग 72, 24 3 72, इस तरीके से सॉल्व करोगे, कुछ इस तरीके लगाओगे तो इस तरीके से भी अब क्या क्या कर सकते हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि हाँ आप टैकल करो, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो शायद आपको समय ना रहे तो आप कोशिश करें करने की। देखो अगला दिया गया है कि यदि 1.5a बराबर दिया गया है 0.2b। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये बताना है कि 3a माइनस 5b बटा 3a प्लस 5b माइनस का फिर 4/27, इसका हमें मान बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जो a और b दिया गया है इसके रेशियो को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो a बटा b दिया गया, तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम रेशियो में वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा 1.5। तो ये दशमलव हटा करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 बटा आपका 15। अब जो आपको यहाँ पर रेशियो में वैल्यू जो मिली, तो a बराबर कितना हो गया 2 और b बराबर कितना हो गया आपका 15। ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया।
अब जो ये वाली इक्वेशन दी गई तो इसमें सारे मान यहाँ पर रख लेते हैं। क्या 3 दिया गया है, ए की जगह पर हमने लिख लिया 2, ठीक है, फिर माइनस कर दिया 5 लिख लिया, और बी की जगह पर हमने क्या कर दिया 15 बटा कर दिया, ठीक है, फिर लिख लिया हमने 3 और ए की जगह पर हमने 2 लिख लिया, फिर माइनस का 5 कर दिया हमने, माइनस नहीं ऊपर नीचे प्लस है, ठीक है, 5 कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया बी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं 15। तो इस तरीके से जब ये बन करके और इधर क्या करना है -4/27, तो आपको भूलना नहीं है। इस तरीके से जो सॉल्व होकर के आएगा आपका वो आएगा इधर 6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा -75 हो जाएगा, इधर 6 होगा, इधर प्लस का 75 हो जाएगा, ठीक है। इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो हम जोड़ देंगे, और जोड़ तो सकते नहीं क्योंकि बाद में क्या है जो साइन है यहाँ पर वो माइनस का है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया माइनस का 4/27 कर दिया, ठीक है। अब जब ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा -69 अपॉन कितना 81, और माइनस का क्या हो जाएगा 4/27 दिया है, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे 3 से अगर गुणा कर दें तो 27×81 हो जाएगा, तो 3 से ऊपर कर दिया तो कितना हो गया आपका -12/81 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाता है -81/81। अब 81 आपस में कैंसिल होगा, ये माइनस है तो -1 आपका उत्तर हो जाएगा। -1 कहाँ पे दिया गया, ये विकल्प बी में दिया गया है। कंफ्यूज मत होना, देखो प्लस का 1 भी पहले से दे दिया गया है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का भी साइन रखना, कभी कभी होता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें कि यदि राजू और विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, दिया गया है राजू, पहले हमने लिख लिया राजू और विजय, इनको समझ लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है विजय से 20% अधिक, तो विजय को हम मान लेते हैं 100, राजू की अधिक है कितनी 20%, तो 100 का 20% कितना 20 हो गया, तो कुल कितना 120% हो गया, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है राजू की आय से, तो जिससे तुलना की जाती है उसको ऊपर रख दो, ठीक है। कितने प्रतिशत कम है, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाला हमने, कितना कम है 20 कम है, तो हमने 20 ऊपर रख दिया। अब हमें ये प्रतिशत में करना है तो क्या कर दिया हमने 100 से इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 200 बटे आपका जो हो जाएगा 12, और फिर जब आप सॉल्व करोगे इसको तो कितना हो जाएगा 50/3, ठीक है, 50/3% हो जाएगा। अब ये वाले लास्ट वाली हमको कैलकुलेशन करनी है, कैसे करनी है, तो हम इस कैलकुलेशन को ऐसे करते हैं कि जो ये विकल्प दिए होते हैं किस फॉर्मेट में दिए हैं वो हम पहले जानते हैं कि हमको किस हद तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि विकल्प बी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बस आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। इस प्रश्न में दिया गया है कि x और y दो यौगिक हैं, ठीक है, जो क्रमशः 4:3 और 4:7 के अनुपात में क्या है चांदी और तांबे के मिश्रण से बने हैं, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि इन दोनों यौगिकों की समान मात्रा को अंडरलाइन करना है, पिघलाकर एक नई मिश्र धातु कौन जेड बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जेड में मिश्रित धातु में क्या है चांदी और तांबे का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो कैसे मिलाते हैं, पहले तो दिया गया है कोई आपकी क्या दी गई धातु x है, x के अनुपात कितना दिए गए हैं आपके कैसे 4:3 दिया गया है, और ये 4:3 दिया गया। दूसरा क्या दिया गया है आपका y दिया गया है, ठीक है। इनके अनुपात कितने दिए गए हैं 4:7 दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या करना है कौन सा, पहला है चांदी यानी आपका सिल्वर, और तांबा यानी कि कॉपर, यहाँ भी सिल्वर है और ये क्या हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमसे कहा जा रहा है एक नई चीज आपने देखा कि समान मात्रा मिलानी है, ये समान मात्रा आपको ध्यान रखना है। तो क्या यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं देख रहे हैं तो क्या समान मात्रा है, उससे पहले देख दी यहाँ पर कितना हो गया 4×3 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ये 7×4 कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो समान तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इनको समान करने के लिए क्या करेंगे 11 इधर इनको दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे 11 जो दिया गया है तो 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 11×3 33 हो जाएगा, ये हो गया। अब इधर 7 से हम गुणा कर देते हैं इधर वाले पोर्शन को, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 चौके 28 हो जाता है, ठीक है। और कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। अब आप जब यहाँ पर इनको जोड़ करके देखोगे कि हमें क्या मिला क्या प्राप्त हुआ, तो ये भी 77 हो रहा है,
जोड़ने पर, और ये वाला पोर्शन भी आपका 77 हो रहा है जोड़ने पर, यानी कि अब मात्रा समान होगी। अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में हम, जो आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये क्या है, चांदी, तो चांदी में चांदी को मिलाएंगे, तो यानी कि 44 और 28 को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सिल्वर 72 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉपर में कॉपर को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, कॉपर में कॉपर को जोड़ेंगे, वो हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। ठीक है, 82। अब इनको क्या करेंगे, जब हम रेशियो दिए गए हम इनको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो इसका आधा 36 हो जाएगा और इसका आधा 41 हो जाएगा। अब 41 तो आगे आगे कटेगा नहीं, यानी कि 36 और 41 ही रहेगा। ये धातु कौन सी हो गई, ये जेड हो गई। अब इनका अनुपात कौन सा है, 41 और 36 और 41, 36 और 41, यानी कि जो विकल्प डी होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिल्वर, चांदी और कॉपर का, जबकि यहाँ पर देखो कॉपर और चांदी का दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो विकल्प बी मत टिक करें, इस तरीके से ध्यान देना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा गया है आपसे। अगला दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा है, ABC, उसकी भुजा एक AB है और AC है। AC को क्या कहा जा रहा है कि कोई सीधी रेखा D और E पर क्रमशः काटती है, जिसमें BC के समांतर AE अपॉन AC है, तो मतलब इसके जो मान होगा AE अपॉन AC का हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिगर के बेस पे समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो ट्रायंगल दिया गया है, यानी कि त्रिभुज दिया गया है, वो क्या है, ये मान लेते हैं A होगा और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ठीक है, फिर अगली कंडीशन क्या कहा गया है कि कोई सीधी रेखा AB पे क्या है आपका पॉइंट D है, AB पर पॉइंट कोई D हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आपका AC पर कौन सा रेखा सीधी पर पॉइंट कौन सा दिया गया, E दिया गया। चलिए हमने E लिख लिया। अब इनको मिला दिया, रेखा कौन सी हो गई, D। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि BC के समांतर है ये रेखा, यानी कि BC ये है तो ये इसके समानांतर है। जब ये रेखा जब ऐसे बनता है तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हम अगर इस फिगर के बेसिस पे हम इस तरीके से बनाना चाहें कि एक ट्रायंगल क्या हो गया हमारा ट्रायंगल A और ट्रायंगल B और ट्रायंगल C हो गया। दूसरा ट्रायंगल जो हमें देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा कलर ले लेते हैं हम, आपको बताने में जिससे क्या होगा, समझने में आपको आसानी होगी। देखिए दूसरा त्रिभुज जो हो जाएगा, हमने लिख लिया AB, मान लो A हो गया, दूसरा हो गया D, ठीक है, और ये हो जाएगा E। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 2 त्रिभुज हैं। जब हमसे ये कह दिया गया, देखो पहले वाला तो एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ये वाला एक पूरा हो गया। यहाँ पर हमसे जब ये कह दिया गया कि ये वाली लाइन पैरेलल, कोई एक साइड पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एक नियम लगता है वो हो जाता है आपका समरूपता का नियम। ठीक है, समरूपता का जब नियम लगता है तो यहाँ पर जो चीज़ें हो जाती हैं आपकी वो रेशियो में बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज आपका ABC किसके समरूप है, ये समरूप का साइन किसके, त्रिभुज ADE के। ठीक है, तो जब चीज़ें इस तरीके से आएंगी तब यहाँ पर जो चीज़ें मतलब साइड या वॉल्यूम कुछ भी होता है तो उनके जो रेशियो होते हैं उनके बराबर होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले अब इसको देखते हैं। हमें आपको इतना समझाने मतलब ये था कि आपको आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा तो आप उसको कैसे करोगे, बस और कुछ नहीं। देखो AE दिया गया है, तो AE बराबर कितना दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो AE बराबर हम लिख लेते हैं AE अपॉन कितना हो जाएगा AC। तो यहाँ पर ये हो गया आपका AE कहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला पोर्शन AE लिख लिया हमने। इसके बटे क्या दिया गया है आपका इसके बराबर क्या दिया गया है, इसके बटे AC, यानी कि फिर ये पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, AC हो गया। तो हम इस अगले वाले त्रिभुज में क्या करेंगे, हम लिखेंगे AD। देखो AD कितना होगा, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, AD आधा हो गया, फिर ये पूरा वाला अपॉन क्या कर लेंगे हम, AB कर लेंगे। तो ये क्या होगी, बात जो होगी हमारी रेशियो में बराबर हो गई। तो यहाँ पर AD अपॉन AB किस में दिया गया, AD अपॉन AB। आपका जो विकल्प C है इसमें AD अपॉन AB दिया गया है। तो चीज़ें यहाँ पर क्या है, रेशियो में है। इसी क्वेश्चन को हम चल के अभी आपको आगे भी बताते हैं किसी एक और तरीके से, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी संख्या के वर्ग को जब 4 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष रहेगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन जो हैं हाईकोर्ट के द्वारा जो NTA पेपर बना रही है उसमें कॉन्सेप्ट के बेस पर भी जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पर कोई क्वेश्चन हल नहीं करना है, अभी आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। आपके कॉन्सेप्ट लगाने के
50 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक तरीका बता रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहले देख लेते हैं कि किसी भी संख्या को क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई उसका जो वर्ग है उसके वर्ग को जो है वो 4 के बराबर तो होना चाहिए, कम से कम 4 से छोटा तो होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं। हमने 2 लिख लिया, हमने 3 लिख लिया, हमने 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, इतने नंबर हमने लगातार लिख लिए। अब हम करते हैं, इनको चेक करते हैं कि क्या आएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, ठीक है, और इसका कितना 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना, 4 से जब काटेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो कितना शेषफल कितना बचा, शेष यहाँ पे बात करें, शेष कितना बचा 0 बचा। अब इसको जब हम करेंगे ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माफ करना, ये 3 तिहाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब जब इसको हम क्या करेंगे, उसका 4 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 1, ठीक है। यहाँ पर 4 चौके 16, शेषफल कितना 0। यहाँ पर हमने किया 5, 25 जो दिया गया, 25 को हमने 4 से विभाजित किया, 4 छंग 24, 24 1 25, यानी कि 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 से 4 9 36, यानी कि शेषफल कितना बचा 0। तो हमें क्या मिल रहा है, कभी तो 0 बच रहा है, कभी तो 1 बच रहा है, 0 1 0 1। तो यहाँ पर जो, अब आप यहाँ पर देखते हैं 1 होगा नहीं होगा, 0 भी मिल रहा है, सिर्फ 0 होगा नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना आपको। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है कि ना तो 1 होगा ना तो 0 होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। विकल्प सी जो होगा इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा, जिसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बस क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझना है। आगे देखते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है, और यहाँ पर सीधा मामला सब 7 7 का दिया गया है। देखो 7 7 7, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर ये समझ लेते 7 की पावर 1 कर ले तो कितना हो जाएगा 7, 7 की पावर अगर हम 2 कर लें तो कितना हो जाता है हमारा 49 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में। अगर 7 की पावर 3 कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 300 कितना 43 हो जाएगा। फिर अगर 7 की पावर 4 कर लेते हैं तो 2401 हो जाएगा। अब मामला हमारा देखो यहाँ 7 से लेकर के 2401 तक दिया है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, जो यहाँ पर आपका दिया गया है 49, ये वाला जो पोर्शन दिया गया है, तो हम 49 को 7 की पावर 2 कर लें तो कोई दिक्कत है नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम कर लें, ऊपर दिया गया है 3/2, तो ये गुणे में हो जाएगा 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 7 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पहला विकल्प सॉल्व हो गया, 7 की पावर 3 आया। अगला जो विकल्प दिया गया है दूसरा वाला, इसमें सीधे 7 की पावर कितना दिया गया है 2, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको नहीं सॉल्व करें, सीधे 7 की पावर 2 विकल्प बी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे विकल्प सी। यहाँ पर कितना, ये जो 2401 दिया गया है, तो 2401 की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, देखो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। ज़्यादा ना सॉल्व करके सीधा सीधा मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। देखो आपने देखा कि 2401 यानी कि 7 की पावर 4, 7 की पावर हम 4 कर लिया, और देखो ऊपर क्या है, गुणे में भाग में कितना दे, 1 बटे उसके पावर में 1/4 दिया गया, वो भी माइनस का। तो ये जो 4 दिया गया है, ठीक है, तो इस 4 को 4 से हमने काट दिया तो क्या बचा, 7 की पावर -1 बचा। अब हम क्या करते हैं, माइनस जो लगा हुआ इसकी माइनस हटाने के लिए 1/7 करके पूरा क्या पावर क्या कर देते हैं, हम 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, आपका एक फॉर्मेट है, इसको माइनस हटाने का तरीका है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे आपका जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। 3 की वैल्यू हमें मिल गई है। इस क्वेश्चन के बेस पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर देखो दिया गया 1/343 दिया गया, तो यहाँ पर हम 7 की पावर अगर पूरे का क्या कर दें, 3 कर दें। देखो 7 की पावर 3 बराबर 343 हो, तो 3 कर दें, ठीक है। और उसकी पावर माइनस का 1/3 जो दिया गया उसको हम रख लेते हैं, मान जैसे जैसे वहाँ पर दिया गया वैसे हम लिख लेते हैं। अब हम अगर यहाँ पर 3 की पावर ये 3 से 3 काट दें तो कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 7/1/7, कैसा माइनस की पावर 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या माइनस हटाएंगे तो इसका क्या कर देंगे, 1 जो गुणे भाग गुणे में हो जाएगा तो 7/1 हो जाएगा, यानी कि 7 की पावर 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है 7 की पावर यह 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें पावर मिल रही है वो कहाँ पर है, पहले वाले ऑप्शन में, यानी कि 7 की पावर 3। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 49 की पावर 3/2 आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लगा करके कितने यहाँ पर लग सकते थे, मैंने इसलिए उठाया इस क्वेश्चन को कि कई सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में बता सकूँ, ठीक है, बस यही मेरा उद्देश्य था इस क्वेश्चन को आपको बताने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, ABC है। चलिए ठीक है, त्रिभुज में ABC में क्या है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और जिसमें क्या है कि कोण क्या है आपका 1 दिया गया है, जिसका क्या है समद्विभाजक है, यानी कि बाइसेक्टर एंगल कौन सा है, AD है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि BD अनुपात DE का अनुपात 3:1 है, तब AC का मान क्या होगा। देखो हमने अभी चीज़ें ऊपर बताई थी, चीज़ रेशियो हमने कहा था कि हम आपको अभी आगे चल के इसमें बताने वाले हैं कुछ डिटेल में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अब इसमें आपके क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये हो गया आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। त्रिभुज क्या दिया गया है, A, एक हो गया B, ये हो गया C। अब एंगल जो क्या है, A को बाइसेक्ट किया जाता है। देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है Z, तो Z नहीं, तो A का सीधे A का क्या होता है, बाइसेक्ट किया जाता है, यानी कि जो कोण होगा उसका अर्धक किया जा रहा है। तो हमने कुछ यहाँ पर अर्धक किया, तो ये पॉइंट हमने यहाँ मिलाया, तो हमें D कोई एंगल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमने ये वाला काम कर लिया। फिर हमको ये बताया गया है कि BD बराबर कितना दिया गया है, 3। तो BD बराबर हम यहाँ पर 3x लिख लेते हैं क्योंकि ये रेशियो में है। फिर हमें दिया गया है कि DC बराबर 2, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको 2x लिख लिया, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि AC का मान बताओ, ठीक है। AC कौन सा हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका AC हो गया, ठीक है। तो हमें इसका मान बताना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इससे पहले हमने आपको बताया था, जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 2 त्रिभुज मिलेंगे, ठीक है। पहला त्रिभुज आपको कौन सा हो जाएगा, एक तो त्रिभुज हो जाएगा आपका ABD हो जाएगा त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, दूसरा त्रिभुज जो आपका हो जाएगा ADC हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो अगर हम लिख लें कि त्रिभुज ABD क्या है समरूप है किसके, त्रिभुज ACD के, ठीक है। तो इस तरीके से जब करेंगे तो हम इनको क्या करेंगे, रेशियो में रख सकते हैं। अब हमें दिया क्या गया, हम लिख सकते हैं पहले AB हमें दे दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर, देखो पहले से दिया गया है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया AB लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें BD लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने BD यहाँ पर लिख लिया, ये वाला BD कर लिया, बराबर हम अब क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज का उठाएंगे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, AC, यानी कि ये वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, तो AC बटा, अब देखो इसके वाला नीचे वाला लिया था रेशियो में, तो इसके नीचे वाला ले लेते हैं, कितना, ये कितना हो जाएगा DC। अब हम इनके क्या कर देंगे, इनके जो हमारे पास मान है वो लिख सकते हैं। AB की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6, ठीक है। BD की जगह पर देखो कितना हो जाएगा, 6 आपका 3x हो जाएगा, 6 नहीं होगा आपका 3x हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, 3x लिख लिया, बराबर क्या करेंगे हम यहाँ पर, AC हमें बताना, तो सीधे हम AC लिख लिया, और DC कितना है यहाँ पर, DC दिया है 2x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो AC बराबर कितना निकल करके आएगा आपका, 6 गुणे 2x बटा कितना हो जाएगा आपका 3x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये x से x ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि ये 2 और ये 2, 2 दूना 4, यानी कि विकल्प D में 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहला जो ट्रेंगल होगा उसके रेशियो की साइड, दूसरे ट्रेंगल के रेशियो की साइड, ये हम क्या करते हैं जब बात हमारी क्या हो, आपकी समरूप टाइप की हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया, इसमें कहा जा रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं कोई, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कोई कौन सी है, एक कोई A हो सकती है या कोई एक B हो सकती है। उसमें कहा जा रहा है कि जो लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का क्या होगा, 2 सह अभाज्य। भाई इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक चीज समझने से काम नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको सह अभाज्य संख्याएं जाननी पड़ेंगी। तो मैं बता चुका हूं कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कोई 2 संख्याएं, कोई ऐसी 2 संख्याएं जिनका सिर्फ एक ही क्या कह सकते हैं, एक कोई नंबर हो जिससे सिर्फ वो 1 से कट रही हो, तो यानी कि एक ही हो, ऐसा नंबर हो सकता है जिससे दोनों कट रही हो। जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं, पहले तो हमने लिख लिया 9, एक ले लिया हमने 3, 9 3 तो नहीं होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कोई ऐसी संख्या लें जो क्या हो जाए, आपके सह अभाज्य यानी कि को प्राइम हो। तो एक संख्या हम लिख सकते हैं, एक क्या हो जाती है आपकी 4,
और दूसरी संख्या आपकी हो जाती है 9। ठीक है, अब देखो ना 4 को 9 से काट सकते हो, 9 वाला 4 से, ठीक है, नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही इनका कौन सा है फैक्टर, 1 है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जब हम कहें कि हम 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे भाई, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 और 9 को आपस में गुणा करके ही तो एलसीएम निकलेगा। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, यहाँ पे 9 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले 2 से काटेंगे, तब हम पूरा इसको काटेंगे, फिर जब 3 पे आए, जब 9 पे आएंगे तो हम 3 से काटना शुरू करेंगे, यानी कि सीधे सीधे इसको जब गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणे 9, यानी कि कोई संख्या a गुणा b हो जाएगी। विकल्प सी नहीं, विकल्प सी भी नहीं है, देखो ये गुणा बी जहां पर दिया गया, विकल्प डी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। बाकी ना माइनस होगा, ना प्लस होगा, ना भाग होगा। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सीधे अपना जो बेसिक है, ठीक है, उसको लगा करके रख करके कोई भी मान रख करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए भाई कि कौन सा प्राइम है, कौन सा अर्ध प्राइम है, कौन सा क्या है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अर्धगोले का आयतन कितना दिया गया, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, याद रखना। ठीक है, तो उस अर्धगोले का कुल सतही क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, हमें यह बताना है। अब देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि आंसर हमें किस फॉर्मूले में आ रहा है, हमें मिल रहा है। तो देखो यहाँ सारे आंसर पाई में दिए गए, यानी कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें पाई को क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप पहले देख लिया करो। चलिए देखते हैं सबसे पहले। अब हम देख लेते हैं गोले के बारे में। तो एक कोई गोला होता है, ठीक है, और उसका आधा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अर्धगोला हो जाता है। गोले का जो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी आयतन हो चुका, उसका सूत्र क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको नोट कर लीजिए आप। अब यहां पर कर लेते हैं हम, क्या करेंगे, अर्धगोला। अर्धगोले का जब निकालेंगे तो इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम यहां पर निकालेंगे आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल सतही क्षेत्रफल। तो इसका हो जाता है, कुल का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हमसे कहा जाएगा अर्धगोले का कुल सतही क्षेत्रफल, भाई तब आपको लगाना है क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हमसे कहा जाए कि अर्धगोले का सतही क्षेत्रफल बताओ, अर्धगोले का सतही क्षेत्रफल बताओ, और कुल ना कहा जाए, टोटल नाम ना लिया जाए, भाई तब आपको वहां रखना है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, आपको एक गोला बना करके। देखो यहां पर कोई एक गोला है, हमसे कहा गया कि इसका सतही क्षेत्रफल बताओ, तो हमने क्या कर दिया भाई, पूरा जितना गोला है, मतलब कोई गेंद है, ठीक है, वो वाला गोला होता है। तो हम यहां पर क्या लगा दिए, 4 पाई आर स्क्वायर लगा दिए। चलिए ठीक है, फिर हमने उसी गेंद को काट दिया। मान लो ठोस था, गेंद तो पोल होती है, कोई ठोस गोला था, हमने उसको काट दिया भाई। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस शेप में बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला शेप बनेगा, ले लेगा। ठीक है, ये कोई आपका रेडियस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर कोई एक त्रिज्या हो जाएगी भाई। तब जब हमसे ये कहेगा कि इसका अर्धगोले का क्या निकालो, सरफेस एरिया निकालो, ठीक है, सतही क्षेत्रफल निकालो, तो इस वाले का आधा कर देंगे, तो ये क्या, अर्धगोले का सतही क्षेत्रफल में हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज, जब हमसे कहा जाएगा कि भाई नहीं, कुल सतही क्षेत्रफल निकालो, तब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को यहां पर जैसा कि आप देखोगे, ठीक है, मैं फिर नया कलर लेकर के आपको बता रहा हूं, कलर लेकर के देखो। कुल के बारे में जो हमसे कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं हो, जहां से काटेंगे ये गोल गोल सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 पाई आर स्क्वायर जो होगा और जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है, हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट बताना था आपको, तो आप उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें आयतन दिया गया, तो हमने अर्धगोले का आयतन क्या होता है, हमने बताया कि 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बराबर क्या हो, हमें यहाँ पर दिया गया है आयतन कितना दिया गया है, 18 पाई क्यूब दिया, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, स्क्वायर दिया गया है, आयतन दिया गया है ना, क्यूब दिया गया है। ठीक है, क्यूब होगा 18 पाई क्यूब। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2, ये कट होकर के क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर देखो ये 3 क्या है, भाग में उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 के गुणे में हो जाएगा, तो 9 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 को करेंगे, 3 और 3, तो देखो 3 बार मिल रहा है, यानी कि 3 की पावर 3 हो जाएगा, और इधर हमारे पास r की पावर 3 दिया गया, तो 3 ऊपर से कैंसिल कर दें, यानी कि जो हमें त्रिज्या मिली वो कितनी मिल गई, त्रिज्या हमें मिल गई 3। जब हमें त्रिज्या मिल गई 3, ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या हमसे पूछा जा रहा है, कुल सतही क्षेत्रफल। कुल सतही क्षेत्रफल का सूत्र यहां पर क्या लगाएंगे, आपने देखा कि 3 पाई और आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया है 3, आर को 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, 27 और पाई, देखो 27 पाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर दिया गया है, ये आपका जो विकल्प ए दिया गया इसमें दिया गया, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना गोले का पोर्शन हो मैं आपको वो सारा एक ही उसमें क्या करवा दूं, कंप्लीट करवा दूं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले वर्ष 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष है और अगले 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष है। फिर कहा जा रहा है कि अगले 6 वर्षों की बाद की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष है। ठीक है, तो यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो हमें मूल राशि बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने में लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, इस क्वेश्चन को टफ कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इस बस जब कोई चीज़ बड़ी हो तो मैंने बताया है, बार बार मैं आपको बताता हूँ कि उस क्वेश्चन को टुकड़ों में, मतलब उस बात को, उस चीज़ को टुकड़ों में तोड़ लो। ठीक है, कोई चीज़ बड़ी लग रही है फिर उसको टुकड़ों में समझ लो, फिर जोड़ दो, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, उस पर आपका क्या हो जाएगा, काबू हो जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। इसमें साधारण ब्याज की बात कही जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है, ये साधारण ब्याज हमें इतना प्राप्त हुआ। पूछा क्या जा रहा है, मूल राशि पूछी जा रही है। और यहाँ पर देखो ब्याज की दर क्या है, प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष है। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि प्रतिवर्ष है कि अर्धवर्ष है। ठीक है, प्रतिवर्ष है। चलिए ठीक है, यानी कि सब कुछ सिंपल है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर हम समय लिख लें, ठीक है, ये मान लेते हैं समय हो गया। अब इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पर दर लिख लेते हैं जो आपकी प्रतिशत में दी गई है। तो पहली बार में क्या हो जाएगा, जो हमें समय दिया गया है यानी कि T1 कर सकते हैं। तो समय पहला कितना दिया गया, पहला है आपका 2 साल के लिए। ये 2 साल के लिए दर कितनी दी गई है हमारी, वो कितना दिया है, 4% दिया गया है। फिर आगे जब आप दूसरे समय के लिए देखोगे तो कितना दिया गया है आपको, 4 साल के लिए दिया गया है। जो आपकी दर दी गई है वो कितनी है, आपका 6% दिया गया है। फिर तीसरी बार क्या बात कही गई है कि आपको जो दर दी गई है कितने, 6 साल के लिए। ठीक है, और वो कितना दिया गया है आपको, 8% दिया गया है। चलिए ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि हमें कितना 9 वर्षों पे कैलकुलेट करना है। देखो 9 वर्षों पे कैलकुलेट करना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है कि भाई 2 साल ये हो गया, ठीक है, और अगला जो आपका हो जाएगा वो 4 साल हो जाएगा, यानी कि 4 2 6 साल, तो ये हो गए, ये 6 साल हो गए यहाँ पर। लेकिन भाई हमें तो 9 साल पे कैलकुलेट करना है, तो हमें सिर्फ 3 साल चाहिए ना। तो यहाँ पर जो 6 दिया गया है इसकी जगह पर हम सिर्फ 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि 6 3 9 साल पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देख लेते हैं, जब सिंपल ब्याज निकालते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, साधारण ब्याज, तो क्या कर दे, इनका आपस में गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा ब्याज राशि, 4 दूनी 8 हो जाएगी। ठीक है, और 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 3 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये सब परसेंटेज में हो जाएंगे, इतना इतना ब्याज बनेगा हर साल, मतलब इतने साल के लिए। तो जब इनको आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 56% मिलेगा। और जो आपको ये ब्याज मिला हमें इतने सालों में, कितना, 9 सालों में, वो ब्याज कितना मिला आपका, ये 1120 रुपये मिला। ठीक है, चलिए, तो जब इतना हमें दिया गया तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हम क्या कितना होगा, 1120/56। ठीक है, और जब 100% निकालेंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको आप 100 से गुणा करोगे तो जो आपको धनराशि प्राप्त होने वाली है वो हो जाएगी 2000। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का हेर फेर था, और लैंग्वेज को हेर फेर करके ही आपको फंसाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पर विकल्प सी आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया गया है उसे समझते हैं। अब इस प्रश्न में क्या है कि लासा मासा एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, HCF HCM का एक नया कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेके आए हैं, जो अगर आए तो आप उसे कर सको। कॉन्सेप्ट क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें क्या हो, 148, 246 और 623 विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 11 क्या शेषफल प्राप्त हो। तो भाई इससे बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर हो जाता है, यानी कि HCF, यानी कि वो क्या हो जाता है, आपका मासा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली संख्या क्या दी गई है, 148, दूसरी कितनी दी गई है, 246, तीसरी कितनी दी गई है, 623 दिया गया है। जब हम क्या करेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि इनसे कोई बड़ी संख्या प्राप्त कर जो हमें इतना इतना शेषफल प्राप्त हो। तो शेषफल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़िया इसी कॉन्सेप्ट क्या है कि यहीं पर हम इसमें घटा देते हैं। ठीक है,
इसमें से अगर हम घटा देंगे कितना, घटा देते हैं 4, और अगली संख्या में कितना घटा दें 6, क्योंकि शेषफल जितना बच रहा है उतना उतना घटा देते हैं। तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, इसका हमें प्राप्त होगा 144, इसका हमें प्राप्त होगा 240, और इसका यहाँ पे 11 घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो 612 प्राप्त हो जाएगा। अब इन ये जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम निकाल लेते हैं मासा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर मासा निकालेंगे यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो वो क्या हो जाएगा आपका HCF, यहाँ पर जब निकालोगे तो 12 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 12 किस में दिए गए, विकल्प डी। तो बस हमें इसको सॉल्व आपका लेना, बस हमें ये वाला कॉन्सेप्ट बताना था कि जब ये शेषफल वाली बात आए तब इसको कैसे डील करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकते हैं, कुछ हो सकता है सिंपल दे दे। कभी कभी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या करते हैं, बड़े दे दिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सुमन 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ी है, तो अभी सुमन ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़ा है। ये क्या है, क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड पे है। हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि 4/5 जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये नीचे वाला क्या होता है, वो कुल होता है, किसी भाग का वो कुल भाग होता है। तो कुल कितना दिया गया है, 100 पृष्ठ दिए गए हैं भाई। तो यहाँ पर हम अगर 5 से क्या करते हैं, भाग दे दें, मतलब तो 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा, 20 से कटेगा, यानी कि एक जो भाग होगा वो कितने के बराबर होगा, 20 के। तो ये 4 भाग कितने के बराबर होगा, 20 के 80 के भाग बराबर होगा। तो उसने क्या कर लिया है, 80 पेज क्या कर लिया है, बंदी ने पढ़ लिया है। और 80 से अगर 100 से 80 माइनस करेंगे तो कितना, 20 बचेगा, यानी कि 20 पेज अभी क्या है, पढ़ने बाकी हैं। यानी कि आपका जो विकल्प डी होगा वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में दिया गया है कि एक DI का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, छात्रों की एक संख्या हजारों में दी गई है, और जिसमें 2012 से लेकर 2016 तक क्या है, प्रतिस्पर्धी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जो छात्र उनका। और ठीक है, इसका क्या करना है, ऑब्जर्व करके हमें आंसर देना है। देखो 2012 से सिस्टम शुरू है और 13, 14, 15 इस तरीके से दिया गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई यह सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2012 लेंगे, 2013 लेंगे, 2014 लेंगे, क्योंकि हमें 2014 तक की बात कही जा रही है। तो 2012 में कितना दिया गया है, 2012 में देखो अब 62 लोग हैं। ठीक है, तो 62 लोग हो गए, पहले 62 कर लिया। फिर 2013 में कितने हैं, 88 लोग हैं, तो हमने 88 कर लिया। कुल छात्र पूछा जा रहा है हमसे। फिर यहाँ पर 2014 दिया गया, इसमें कितने लोग हैं, 104 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 104 कर लिया। तो अब हमसे कुल पूछा जा रहा है भाई, तो इनको हम जोड़ देंगे। जब जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 254 प्राप्त होगा। 254 किस में दिया गया है, विकल्प सी में दिया गया है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, DI का ये प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं इसी पे एक दूसरा फॉर्म क्वेश्चन क्या दिया गया। इस प्रश्न में भी वही बात कही जा रही है कि 2012 से 16 तक दिया गया है, और उन्हीं के आंकड़ों को यूज करके क्वेश्चन का जो है उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं कि 2013 से 14 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है 13 से 14 के मध्य में, सिर्फ 13-14 के बीच का खेल करेंगे। ठीक है, 13 में कितने जो थे छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, वो थे 88 भाई। ठीक है, 14 में कितने लोगों ने उत्तीर्ण किया, वो है कितना, 104 जो आप देख रहे हो। तो भैया कितने लोग बढ़े, तो इनका डिफरेंस के निकालेंगे। 88 से 104 से अगर 14 अगर घटाएंगे, मतलब 104 से अगर 88 घटाएं 104 से 88, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, वो 16 बचेगा। ठीक है, अब मूल क्या है, किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, 2013 से। तो 2013 में कितना है, 88, तो 88 कर लिया। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो इसको कितना कर दिया हमने, 100 से गुणा कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल करके आएगा, ये कट करके ये हो जाएगा आपका 200/11। 200/11 तो आंसर दिया नहीं, तो इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको आप और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 8, तो इस तरीके से 18, यानी कि देखो कितना विकल्प बी जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा 18.2, यानी कि 18.2% आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। बाकी आपका इंग्लिश और ग्रुप डी के लिए मैं वहाँ पर रेगुलर करा रहा हूँ। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।